सीकर ने पूछा है, एक नार्सिसिस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज करना एक खतरा उठाने जैसा है। इस खतरे को उठाने के लिए किस तरीके की तैयारियां करनी होती हैं, या यूं कहें कि किस तरीके की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की जानकारी होना जरूरी है। देखिए, इसका जवाब मैं दो पार्ट्स में देना पसंद करूंगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन लंबा है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट किया है। पहले पार्ट में मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा, और दूसरे पार्ट में मैं ये बताऊंगा कि एग्जैक्टली अगर हमारा लेवल ऑफ बीइंग बीच का है, मिड रेंज का लेवल ऑफ बीइंग है, तो फिर किस तरीके की हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं या किस तरीके की चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में आपको बताऊंगा, ताकि आप ये समझ जाएं कि किस लिमिट तक चीज़ें जा सकती हैं और आप अपने आप को खुद किस लिमिट तक पुश कर सकते हैं। तो मैंने चूंकि अपनी लाइफ को एक तरीके से एक्सपेरिमेंटली जिया है, या यूं कह लें कि मेरी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको मैंने एक तरीके से एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ किया है। तो मैंने एक तरीके से बड़ी डिफ़िकल्ट लाइफ जी है। और मैं अपने एक रिसेंट कुछ समय पहले के एक नार्सिसिस्टिक एनकाउंटर के बारे में आपको बताना चाहूँगा, जिसमें कि मैं एक नार्सिसिस्ट के साथ मुझे रहने का मौका मिला। तो वो जो है, कैसे मैंने उस सिचुएशन को फेस किया या किस तरीके के हार्डशिप्स मुझे वहाँ पर दिखाई दिए, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। और मैंने किस तरीके से इसको टैकल किया। जब आप इसको थोड़ी सी जानकारी इसको आपको मिलेगी तो आपके दिमाग में एक रोड मैप बनेगा। तो नार्सिसिस्ट क्या करता था, वो मेरे जीवन को कंट्रोल करने की कोशिश करता था। यानी उसकी जो स्टोरी थी, उस स्टोरी के हिसाब से हर नार्सिसिस्ट के माइंड में एक मैप होता है, एक स्टोरी होती है, जिसके हिसाब से वो अपने टारगेट्स को या जो लोग भी उसके साथ रहते हैं उनको उसमें फिट करने की कोशिश करता है। तो ऑब्वियसली उनकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उनकी सेल्फ आइडेंटिटी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, और उनकी फ्रीडम को कर्टेल करने की कोशिश करता है। सरल शब्दों में अगर कहें तो उनकी स्वतंत्रता को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, अपने हिसाब से उनकी स्वतंत्रता को अब्यूज करने की कोशिश करता है। तो उस नार्सिसिस्ट ने मेरे साथ भी ऐसा ही किया। उसने मेरी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश की, मुझे नियंत्रित करने की कोशिश की, और मैंने एक एक्सपेरिमेंट के चलते, मेरा लेवल ऑफ बीइंग उस वक्त हाई था, और मुझे हर चीज़ की नॉलेज थी, इन टेक्निक्स की नॉलेज थी, नार्सिसिज्म के बारे में मुझे पूरी नॉलेज थी। तो मैंने इसको किस तरीके से हैंडल किया ये मैं आपके सामने बताऊंगा। तो जब वो इस तरीके से नियंत्रित करता था तो मैंने अपने आप को नियंत्रित होने दिया, करने दिया उसको। और उसने मेरी फ्रीडम को कर्टेल करने की कोशिश की तो मैंने उसको अपनी फ्रीडम को कर्टेल करने दिया। मेरे जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश की तो मैंने अपने जीवन को उसे नियंत्रित करने दिया। ये मैं इसलिए कर सका क्योंकि मुझे एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर थी। वो ये थी कि मैं फ्रीडम को दो तरीके से देखता था। यानी फ्रीडम, मेरे निगाह में फ्रीडम दो टाइप्स की होती है। पहला फ्रीडम है एम्पिरिकल फ्रीडम, और दूसरा फ्रीडम है ट्रांसेंडेंटल फ्रीडम। तो एम्पिरिकल फ्रीडम क्या है और ट्रांसेंडेंटल फ्रीडम क्या है, इन दोनों के बीच में जब हम फर्क समझ जाएंगे, यानी एक है परमार्थिक स्वतंत्रता और एक है व्यवहारिक स्वतंत्रता। तो वो जब वो मेरे स्वतंत्रता को नियंत्रित करने की कोशिश करता था तो मैं ये उसको इसलिए करने देता था क्योंकि वो मेरी व्यवहारिक स्वतंत्रता को नियंत्रित करने की कोशिश करता था। और जो व्यवहारिक स्वतंत्रता होती है वो हमेशा लिमिटेड होती है। वो लिमिटेड होती ही है, चाहे उसको कोई भी नियंत्रित करे चाहे ना करे। यानी कोई भी व्यक्ति व्यवहारिक रूप से पूरी तरीके से कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। तो जब व्यवहारिक रूप से पूरी तरीके से कोई व्यक्ति स्वतंत्र नहीं हो सकता तो इससे फर्क क्या पड़ता है कि वो मेरी स्वतंत्रता को नियंत्रित करता है कि नहीं। इसलिए चूंकि व्यवहारिक स्वतंत्रता को मैं कोई वेटेज नहीं देता था, इसलिए मैंने उसको अपनी व्यवहारिक स्वतंत्रता को नियंत्रित करने दिया। और ट्रांसेंडेंटल फ्रीडम क्या होती है? परमार्थिक स्वतंत्रता वो स्वतंत्रता होती है कि मेरी यदि व्यवहारिक स्वतंत्रता को कोई काबू में करने की कोशिश करे, उसको कोई काटे, उसके बावजूद भी अगर मैं स्वतंत्र महसूस करूं तो ये है परमार्थिक स्वतंत्रता। तो मेरे अंदर वो ट्रांसेंडेंटल फ्रीडम थी जिसकी मदद से वो व्यक्ति जब मेरी व्यवहारिक स्वतंत्रता को काबू करने की कोशिश करता था तो भी मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता था, और मैं उसको अपनी व्यवहारिक स्वतंत्रता को काबू करने देता था।
तो ट्रांसेंडेंटल फ्रीडम कहाँ से आती है? ये ट्रांसेंडेंटल फ्रीडम इस मैच्योरिटी से आती है। जब आपका लेवल ऑफ बीइंग हाई हो जाता है, तो अगर आपको कोई नियंत्रित करने की कोशिश करता है तो आप नियंत्रित होने देते हैं, क्योंकि आपके पास कोई बहुत स्ट्रांग लाइक्स एंड डिसलाइक्स नहीं होती है कि मुझे इस तरीके से ही जीना है। ऐसी स्ट्रांग लाइक्स एंड डिसलाइक्स नहीं होती, क्योंकि आप जानते हैं कि चाहे हम इस तरीके से जिए चाहे हम उस तरीके से जिए, लाइफ के लिमिटेशंस दोनों ही तरफ रहती हैं। तो इसलिए जब आप ये बात समझ जाते हैं कि लाइफ की लिमिटेशंस से हम मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ लिमिटेड ही है, तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कोई इस तरह से जीने के लिए कहता है कि आप उस तरीके से जीने के लिए कहता है, या आप इस तरीके से जीने के लिए जीना चाहते हैं कि उस तरीके से जीना चाहते हैं। क्योंकि किसी भी तरीके से आप जिए, लिमिटेशन हमेशा रहती ही है, तो उसकी बात मान के ही लिमिटेड हो जाए। तो इस तरीके से मैंने जो है अपने आप को लिमिटेड, अपनी फ्रीडम को लिमिट करने दिया, और अपनी ट्रांसेंडेंटल फ्रीडम का सहारा मैंने लिया, अपने हाई लेवल ऑफ बीइंग का सहारा लिया, और उसका मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। और याद रखिए, एक और चीज थी जो उसने मेरी फ्रीडम को कर्टेल करते वक्त, उसके द्वारा मेरी फ्रीडम को कर्टेल करते वक्त मेरी मदद की, और वो ये थी कि मुझे अपनी लाइफ के गोल्स बहुत क्लियर थे। तो मैंने अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए एफर्ट्स जारी रखे, क्योंकि वो मेरी फ्रीडम को कर्टेल कर रहा है। तो कोई बात नहीं, बचा हुआ जो मेरा अंदरूनी समय है, उस समय का इस्तेमाल मैं अपनी ग्रोथ के लिए, जो मैं काम करना चाहता हूँ उसके लिए कर रहा हूँ, जो मेरे गोल्स हैं उनको पूरा करने के लिए कर रहा हूँ। तो इस तरीके से अपनी जरूरी काम जो थे उनको मैंने करके अपनी फ्रीडम को, व्यवहारिक फ्रीडम को कर्टेल होने दिया, और अपनी ट्रांसेंडेंटल फ्रीडम का सहारा लेकर के अपनी इस मैच्योरिटी के साथ कि ये तो फ्रीडम लिमिटेड है, मैंने मैनेज करने की कोशिश की, और उसको मैंने व्यवहारिक स्वतंत्रता को काबू करने की वजह से भी मुझे कोई इनर सेटबैक नहीं लगा। दूसरा काम जो वो व्यक्ति करता था वो ये था कि वो अपने लोगों को भेज करके मेरे ऊपर वर्बल अटैक्स करवाता था। मतलब वर्बल अटैक का मतलब, ये तो मतलब जैसे चीखना, चिल्लाना, दबाव पैदा करने की कोशिश करना, और वो मेरे सामने ही उस तरीके से भी दबाव पैदा करता था। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने किसी व्यक्ति को जोर जोर से चीखने लग जाऊं, तो आपके ऊपर दबाव पैदा हो जाएगा। उसी तरीके से मेरे सामने दूसरों के ऊपर चीखना, चिल्लाना, तो इस तरीके से मेरे ऊपर दबाव पैदा करने की कोशिश करता था। लेकिन मेरे ऊपर उसके इस दबाव पैदा करने का कभी कोई असर नहीं पड़ा। इसका एक कारण था। वो कारण ये था क्योंकि मैं जो है उसकी इनर स्टेट को ठीक से समझता था, मैं उसके नार्सिसिस्टिक पैटर्न को ठीक से समझता था। इसलिए उसके इस तरीके से मुझे दबाव में लेने के बावजूद भी मैं उससे प्रेम से बात करता था, या मैं चुप रहता था या मैं प्रेम से बात करता रहता था। तो मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता था। यहाँ पे एक बात मैं आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो आप प्रेम से बात करते हैं या चुप रहते हैं, तो ये प्रेम से बात करना और चुप रहना, ये इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये कहाँ से आता है। क्या नार्सिसिस्ट के डर से आप प्रेम से बात करते हैं, कि नार्सिसिस्ट को समझने की वजह से आप प्रेम से बात करते हैं? अगर आप नार्सिसिस्ट से डर करके प्रेम से बात करते हैं, या नार्सिसिस्ट से डर करके आप चुप रहते हैं, तो फिर ये कॉम्प्लेक्स पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को इनविटेशन देना है। तो डर करके मैं नहीं चुप रहता था, बल्कि मैं सहानुभूति की वजह से चुप रहता था। सहानुभूति मेरी, सिंपैथी या सहानुभूति कहाँ से आती थी? सहानुभूति या सिंपैथी मेरी उसके डिसऑर्डर की समझ से आती थी। जैसे कि ये कोई व्यक्ति पागल है, तो उस पागल व्यक्ति को मैं जानता हूं कि ये व्यक्ति पागल है, ये किस तरीके की परेशानियों से गुजर रहा है, इसका किस तरीके का मेंटल डिसऑर्डर है। तो जब मैं ये डिसऑर्डर उसका जानता हूं, तो उसके प्रति मुझे सहानुभूति होती। जब मैं उसके प्रति सहानुभूति रखता हूं, तो फिर मैं उससे प्रेम से बात कर पाता हूं, या मैं साइलेंटली बात कर पाता हूं। और इतना ही नहीं, मैं ना सिर्फ उससे प्रेम से बात कर पाता हूं, बल्कि इसी सहानुभूति से एक बुद्धिमानी भी पैदा होती है। और बुद्धिमानी ये पैदा होती है कि एक पागल से के सामने रिएक्ट करना, ये कोई मैच्योरिटी नहीं है, क्योंकि अगर आप रिएक्ट करेंगे तो वो और ज़्यादा फ्लेयर अप हो जाएगा, और ज़्यादा सिचुएशन वर्सन हो जाएगी। तो इसी सहानुभूति से ये बुद्धिमानी पैदा होती थी कि मुझे रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिएक्ट ना करने की ज़रूरत का महसूस होना, प्रेम से बोलना या चुप रहना, ये इसी सहानुभूति से पैदा होता था, ना कि उसके डिसऑर्डर की समझ से जो सहानुभूति पैदा होती थी उससे पैदा होता था, ना कि उसके डर से। तो इस तरीके से मैं उसके ये वर्बल एग्रेशन के बावजूद भी, शाब्दिक रूप से चिल्लाने चीखने के बावजूद भी, मैं जो हूँ उसके साथ प्रेम से बात करता था, नॉन रिएक्टिव रहता था, शांत बना रहता था।
तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज उस समय के उस व्यक्ति के साथ एनकाउंटर में मैंने महसूस की वो ये थी कि वो मुझसे अपना काम करवाना चाहता था और मैं अपना काम करना चाहता था। तो ये एक तरीके का क्लैश था कि वो मुझसे अपना काम करवाना चाहता था, उसका कुछ उसकी स्टोरी के हिसाब से वो मुझे यूज करना चाहता था, मैं अपना काम जो मैंने प्लान किया है वो मैं करना चाहता था। तो एक तरीके का क्लैश था। लेकिन मैंने इस क्लैश को रिजॉल्व किया। आप जानते हैं मैंने उस क्लैश को कैसे रिजॉल्व किया? मैंने इस क्लैश को इस तरीके से रिजॉल्व किया कि मैं उससे प्रेम से बात करता था, पोलाइटली बात करता था, और मेरे प्रेम से बात करने और पोलाइटली बात करने की वजह से उसको एक हाई क्वालिटी नार्सिसिस्टिक सप्लाई मिलती थी। ये हाई क्वालिटी नार्सिसिस्टिक सप्लाई को वो रेजिस्ट नहीं कर पाता था, और चूंकि इस हाई क्वालिटी नार्सिसिस्टिक सप्लाई जो कि मेरे प्रेम से बात करने की वजह से, पोलाइटली बात करने की वजह से उसे मिलती थी, उसे वो रेजिस्ट नहीं कर पाता था। इसलिए वो मुझे काम जो वो चाहता था काम करवाने के लिए उसको फोर्स नहीं करता था मुझे, और उस नार्सिसिस्टिक सप्लाई के बदले जो कि मैं उससे पोलाइटली और प्रेम से बात करके देता था उसको, उसके बदले मैं अपना काम करता था और उसका काम नहीं करता था। तो यानी एक तरीके का मैंने अरेंजमेंट उसके साथ कर लिया था कि मैं तुम्हें हाई क्वालिटी नार्सिसिस्टिक सप्लाई दूंगा। हाई क्वालिटी नार्सिसिस्टिक सप्लाई मतलब पोलाइटली बात करूंगा, सहानुभूति पूर्वक बात करूंगा, तुमको डिग्निटी के साथ बात करूंगा, उसके बदले लेकिन काम वो करूंगा जो मैं चाहता हूं, वो काम नहीं करूंगा जो तुम चाहते हो। तो इस तरीके से मैं अपना काम करता था और उसको हाई क्वालिटी नार्सिसिस्टिक सप्लाई देता था। यहाँ पे एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर वो मेरे ऊपर बहुत दबाव डालता था, दबाव मान लीजिए डालता कि नहीं तुम वो काम करो ही जो कि वो मुझसे चाहता था कि मैं करूं, तो फिर मैं वो काम करने लग जाता, क्योंकि मेरा ऐसा कोई बहुत प्रेफरेंसेस नहीं थे या कंपल्जन नहीं था मेरे ऊपर कि मैं वही काम करूं जो मैं चाह रहा हूं, वो ना करूं जो वो चाह रहा है। थोड़ा मैं चाहता था, प्रेफरेंस तो थे लेकिन कंपल्जन नहीं था। तो मैं जो है चाहता था कि मैं कर सकता था वो जो वो काम मुझसे कह रहा है, लेकिन मैं ये वेट करता था कि उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। वो मेरे साथ बहुत ही बेरुखी के साथ व्यवहार करता था, और कभी कभी मुझे इस बेरुखी से इरिटेशन होता था, लेकिन मैं तुरंत इस इरिटेशन को रोक लेता था। उस बेरुखी के बदले मैं उसके साथ प्रेम से बात करता था। बेरुखी और प्रेम का ये कॉम्बिनेशन उसकी समझ से बाहर था, और वो पूरी तरीके से डम फाउंडेड हो जाता था इस बेरुखी और प्रेम के कॉम्बिनेशन को देख करके। उसकी समझ में नहीं आता था कि वो किस तरीके से रिएक्ट करे, और मैं उसकी इस हेल्पलेसनेस के प्रति, उसके को लेकर के उसके प्रति सहानुभूति महसूस करता था, और इस सहानुभूति से की वजह से ही उसकी बेरुखी का मेरे ऊपर कोई बुरा असर नहीं पड़ता था। तो मैंने प्रेम का इस्तेमाल किया। हालांकि ये मुझे कभी कभी लगता है कि कोई व्यक्ति अगर बेरुखी कर रहा है तो उसके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करना भी एक तरीके का एग्रेशन है, क्योंकि हाईएस्ट लेवल ऑफ मैच्योरिटी तो ये है कि अगर वो बेरुखी कर रहा है तो उसको करने दिया जाए, और प्रेम का व्यवहार करके उसके ऊपर कोई कंपल्जन ना क्रिएट किया जाए कि वो अपनी बेरुखी को लेकर के कंफ्यूज्ड हो या बेरुखी को रोकने की कोशिश करे। लेकिन फिलहाल मैंने ये किया कि मैंने बेरुखी का जवाब प्रेम से दिया, नमस्कार मैं करता रहा, नमस्ते मैं करता रहा। तो ऐसा करने की वजह से वो पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड हो गया, और कंफ्यूज होने के कारण वो उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या कर सके, और मैं उसकी हेल्पलेसनेस को देखता था और उसके प्रति सहानुभूति महसूस करता था, और इस सहानुभूति के चलते उसकी बेरुखी का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता था। उस व्यक्ति के साथ रह करके मैंने एक चीज नोट किया कि अगर आप विनम्र हैं, स्ट्रांग हैं, डिग्निफाइड हैं, आपके साथ सेल्फ स्टीम है, आप हाई सेल्फ स्टीम के साथ रहते हैं, आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो आप तक कोई भी टॉर्चर नहीं पहुंचता। टॉर्चर जो है आपके पास तभी पहुंचता है जब आप ढीले हो जाते हैं, आपका लेवल ऑफ बीइंग नीचे गिर जाता है, आप इरिटेट होने लग जाते हैं, आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं रहती है। जैसे आप देखते हैं कि डॉक्टर कैसे जाता है पेशेंट्स के बीच में, डॉक्टर कितना वेल ड्रेस्ड होता है, कितना उसके हेयर कितने वेल ग्रूम्ड होते हैं, और डॉक्टर कितना जो है स्मार्ट लगता है देखने में, परफ्यूम लगाए रहता है, जबकि पेशेंट की हालत कितनी खराब रहती है। तो पेशेंट और डॉक्टर के बीच में एक लेवल ऑफ बीइंग का इतना अंतर हो जाता है कि पेशेंट के किसी भी मिसबिहेवियर का असर या किसी भी टॉर्चर का असर
या किसी भी झटके का या इरिटेशन का असर कभी डॉक्टर तक पहुंच ही नहीं पाता। तो उसी तरीके से जब आप स्ट्रांग रहते हैं, आप पोलाइट रहते हैं, आपका लेवल ऑफ बीइंग हाई रहता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई रहता है, आपके अंदर सेल्फ स्टीम रहती है, तो फिर कोई भी टॉर्चर आपके पास पहुंच नहीं पाता। तो मैंने उस नार्सिसिस्ट के साथ जो मेरा एनकाउंटर हुआ, उससे मैंने एक ये चीज़ समझी कि जब आप अपनी रेखा को बड़ी करते हैं, यानी आप जाप करते हैं, स्पिरिचुअल टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, बेली ब्रीदिंग करते हैं, इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी स्ट्रेंथ का इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं। क्या आप अपनी स्ट्रेंथ का इन्वेस्टमेंट फाइट के लिए करते हैं, कि क्या आप अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल उस व्यक्ति को समझने के लिए करते हैं, नार्सिसिज्म को समझने के लिए करते हैं और अपनी रेखा को बड़ा करने के लिए करते हैं। जब आपकी रेखा उसकी रेखा से बड़ी हो जाती है तो उसका नार्सिसिज्म निष्प्रभावी हो जाता है और आपके ऊपर उसके नार्सिसिज्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए अपनी जो भी आप जाप इत्यादि करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, उससे अपनी रेखा को बड़ा करिए, अपने सेल्फ ग्रोथ से अपने लेवल ऑफ बीइंग को ऊपर उठाइए। जब लेवल ऑफ बीइंग आपका उठ जाएगा, सेल्फ स्टीम आपकी ऊपर उठ जाएगी, सेल्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका ऊपर उठ जाएगा, तो कोई भी टॉर्चर आप तक पहुंच ही नहीं सकेगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन मैंने देखा कि आपको अपनी स्ट्रेंथ का इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं। देखिए, शुरुआत में हम लोगों की जब जाप इत्यादि हम लोग करते हैं तो हमारी जो स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो ऑब्वियसली हम उस स्ट्रेंथ का इस्तेमाल लड़ाई के लिए करते हैं। लेकिन जब हम ये देख लेते हैं कि इसकी प्रॉब्लम हार जीत से सॉल्व नहीं हो सकती है, क्योंकि इस व्यक्ति का डिसऑर्डर ये है कि डिस्प्रोपोर्शनेटली ये रिएक्ट करता है। हार के समय भी डिस्प्रोपोर्शनेटली रिएक्ट करना, जीत के समय भी डिस्प्रोपोर्शनेटली रिएक्ट करना, इसकी प्रॉब्लम डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है, जो कि हार जीत से सॉल्व नहीं हो सकती। तब फिर हमें लड़ाई झगड़ा बंद करना पड़ता है, और लड़ाई झगड़ा बंद करके हमको एक तरीके से हार्मनी की कोशिश करनी पड़ती है, अपनी रेखा को बड़ा करना पड़ता है। और जब हमारी रेखा बड़ी हो जाती है तो हमें पता चलता है कि इसका कोई भी टॉर्चर या कोई भी चीज़ हमारे तक पहुंच नहीं रहा है, क्योंकि हमारा कंपैशन, हमारी सिंपैथी ही उसके सारे जो डिसऑर्डर है उसको अपने अंदर जज कर ले रही है, उसको अपने अंदर समाहित कर ले रही है।